विद्यार्थियों, अब हम हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मंजूर एहतेशाम के कथा साहित्य पर विचार करेंगे। उनके कथा साहित्य की जो विशिष्टताएं हैं, जो ऐसी बातें हैं जो उनके साहित्य को दूसरों से अलग करती है और विशिष्ट बनाती है, उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। मंजूर एहतेशाम के उपन्यास सूखा बरगद को आपने जरूर पढ़ा होगा। मेरा आपको यह भी सुझाव है कि आप उनके दूसरे उपन्यासों को भी पढ़ें, उनकी कहानियों को भी पढ़ें। उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, उनकी बहुत ही संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा और उसके बाद में उनके संपूर्ण कथा साहित्य की जो विशिष्टता है उस पर एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। मंजूर एहतेशाम का पहला उपन्यास जो है वो कुछ दिन और है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा उपन्यास सूखा बरगद लिखा। फिर सूखा बरगद के बाद में दास्तान लापता एक और उपन्यास है उनका, मदरसा। बशारत मंजिल भी उनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है, और पहाड़ ढलते। तो इस तरह से उन्होंने अब तक 6 उपन्यास लिखे हैं। इनमें से ये सभी उपन्यास जो है महत्वपूर्ण है। कहानियाँ भी लिखी है उन्होंने। रमजान की मौत उनकी पहली कहानी थी, और उसके बाद में और भी कई कहानियाँ लिखी है, और उनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तस्बीह और तमाशा तथा अन्य कहानियाँ। तो इस तरह से उन्होंने साहित्य के माध्यम से, उपन्यास और कहानियों के माध्यम से अपने साहित्य की रचना की है। मंजूर एहतेशाम जो है, उनके कथा साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं उनके अलग अलग उपन्यासों की करूंगा। जैसे उनका पहला उपन्यास है कुछ दिन और। ये एक पति और पत्नी की कहानी है। पति जो है उसका जीवन जिस तरह उसका पति जीवन जीता है, पत्नी उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि उसके जीवन में बदलाव आए, उसका जीवन जो है वो बदले, और उसे ये उम्मीद है कि कभी न कभी उसका पति का रवैया बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा, और उसके जीवन में निराशा की जगह आशा का संचार होगा। और इसी उम्मीद के सहारे वह सब कुछ झेलती रहती है जो अपने पति के कारण उसे झेलना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि अंततः उसे लगता है कि भविष्य की उम्मीद के सहारे जिया नहीं जा सकता। इससे तो बेहतर है कि एक निराशा हो, एक ठोस निराशा हो, यानी कि वो ये मान ले कि जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और जब जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तब बेहतर है कि जीवन, उस पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत की जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये उपन्यास जो है पहला वाला कुछ दिन और, वह एक तरह से उस उम्मीद के दिन है कि कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, और उसके बाद में उससे मुक्त होकर वो एक तरह से नई शुरुआत करने की तरफ प्रस्थान करती है। दूसरा उपन्यास सूखा बरगद। सूखा बरगद आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा और वीडियो भी देखे होंगे। सूखा बरगद उनका सबसे चर्चित उपन्यास है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है, अब्बू, जिनका जो उपन्यास में अब्बू के रूप में आते हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, सुहेल और रशीदा। उनके माध्यम से ये पूरी कहानी हमारे सामने आती है। ये मुस्लिम मध्यवर्गीय समाज में किस तरह की उथल पुथल आज़ादी के बाद में दिखाई देती है, उस उथल पुथल का लेखा जोखा है। किस तरह के संघर्ष वहाँ पर है, किस तरह के अंतर्द्वंद हैं। अब्बू जो है वो बहुत प्रगतिशील विचारों के हैं। उनकी पत्नी जो है, यानी कि बच्चों की माँ रशीदा, और सुहेल की जो माँ है
वो बहुत रूढ़िवादी है, पुराने विचारों की है, लेकिन उसके बावजूद परिवार जो है वो बहुत मिलजुल कर रहता है। अब्बू प्रगतिशील है, इसलिए उनके सामने कई तरह के प्रश्न भी है, कई तरह की चुनौतियां भी है। घर परिवार के लोग, समाज के लोग उनकी तरफ कई कारणों से उंगली भी उठाते हैं, लेकिन वो अपनी प्रगतिशील दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं और उसके अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। सूखा बरगद की कहानी जो है वो रशीदा यानी कि अब्बू की बेटी के माध्यम से सामने आती है। रशीदा के अपने जीवन के संघर्ष हैं, सुहेल के अपने जीवन के संघर्ष हैं, वो सब यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। और इस तरह से यह जो परिवार है अब्बू का, इस परिवार के माध्यम से भारतीय समाज, खास तौर पर विभाजन के बाद का भारतीय मुस्लिम समाज के सामने जो संकट और चुनौतियां हैं उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खास बात ध्यान देने की है कि मंजूर एहतेशाम अपने इसी उपन्यास के कारण उन बड़े लेखकों की श्रेणी में आ जाते हैं जो कि मुस्लिम समाज के चित्रण के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। राही मासूम रजा, शानी, अब्दुल बिस्मिल्ला और दूसरे बहुत सारे लेखक जो हैं, असगर वजाहत, उन्हीं की श्रेणी में हम मंजूर एहतेशाम को भी रख सकते हैं। उनका तीसरा उपन्यास जो है वो दास्तान लापता। दास्तान लापता एक तरह से सूखा बरगद की कहानी को आगे बढ़ाती है। यह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि यह लापता लोगों की दास्तान है, लापता लोगों की कहानियाँ हैं। लेखक का कहना है कि लापता लोगों की भी कहानियाँ होती है। लापता एक तरह का संकेत है, एक तरह का प्रतीक है। वे लोग जो अपनी ज़िंदगी से एक तरह से गुमशुदा हो गए हैं, ज़िंदगी से एक तरह से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, उन्हें पता नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से चलाए। इसका जो मुख्य पात्र है जमीर अहमद खान, जमीर अहमद खान जो है उसके सामने यही संकट है, अपने वजूद का संकट है, अपने मान्यताओं का संकट है, और इस तरह से उसके लिए ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि जीवन को किस तरह से चलाया जाना चाहिए। तो दास्तान लापता जमीर अहमद खान के जीवन की कहानी है और एक तरह से वह सूखा बरगद से कुछ अलग तरह का एक तरह से उससे प्रस्थान है, इस रूप में कि जहाँ सूखा बरगद में आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यानी कि मुसलमान और हिंदू के बीच की टकराहट भी हमारे सामने आती है, सांप्रदायिक दंगों के असर का भी उल्लेख आता है। एक बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में मुसलमान किस तरह महसूस करते हैं वो भी हमारे सामने आता है। लेकिन दास्तान लापता इस तरह के बंटवारों से अलग है। वह एक तरह से जमीर खान जो है उसके जीवन पर केंद्रित है और वह बहिर्मुखी घटनाएं, जो राजनीति की, सामाजिक स्थितियों की जो घटनाएं हैं, उसका क्या असर जीवन पर पड़ता है, उसी का लेखा जोखा एक तरह से दास्तान लापता में लिया गया है। यह उपन्यास भी सूखा बरगद की तरह काफ़ी चर्चित रहा है। इसके बाद में उनका एक और उपन्यास है मदरसा। मदरसा उतना चर्चित तो नहीं हुआ, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसके माध्यम से मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है और इसमें जीवन को नियमों के अनुसार चलाएं या जीवन अपने आप चले, ये प्रश्न है। एक बहुत अच्छा रूपक इसमें बांधा गया है कि अगर आपको सड़क पर चलना है, आपको सड़क पर गाड़ी चलानी है, तो आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा, ट्रैफिक के नियमों की जानकारी लेनी होगी और उसका पालन करना होगा। लेकिन जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा महत्वपूर्ण होती है, ट्रैफिक के नियम नहीं। लेकिन अगर ट्रैफिक के नियम के अनुसार ही आप यात्रा करेंगे तो जीवन जो है जीने का सुख नहीं मिलेगा या जीवन के सुख दुखों पर हमारी नज़र नहीं जाएगी। तो मदरसा एक तरह से जीवन की पाठशाला है, जीवन की पाठशाला, जीवन के
जो चुनौतियां हमारे सामने आती है उसको इस कहानी का विषय, इस उपन्यास का विषय बनाया गया है। उनका एक और प्रसिद्ध उपन्यास है बशारत मंजिल। बशारत मंजिल की कहानी जो है वो दिल्ली केंद्रित है। जैसा कि शायद आपने पढ़ा भी होगा कि मंजूर एहतेशाम मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने ज़्यादातर जो कथा साहित्य लिखा है वो भोपाल को केंद्र में रख कर लिखा है, या कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश को केंद्र में रख कर लिखा है। लेकिन यह उपन्यास जो है वो दिल्ली के बारे में है, और दिल्ली में भी एक भवन के बारे में, एक बिल्डिंग के बारे में जिसका नाम है बशारत मंजिल, जिसमें कई परिवार रह रहे हैं, कई जीवन है, कई पीढ़ियां हैं, उनके बारे में इसमें कहानी कही गई है। और किस तरह से समय के अनुसार उनके जीवन में बदलाव आते हैं वो बशारत मंजिल के माध्यम से कहा गया है। तो बशारत मंजिल में, बशारत मंजिल केंद्र में है, और बशारत मंजिल के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे पात्र हमारे सामने उभर कर आते हैं। उसमें स्त्री पात्र भी हैं, पुरुष पात्र भी हैं, और उनके जीवन के संघर्ष, उनके जीवन के द्वंद्व, उनके जीवन के दुख और सुख हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उनके जो उपन्यास है वो मुख्य रूप से मुस्लिम समाज को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। उस मुस्लिम समाज में भी मध्य वर्ग को केंद्र में रखकर लिखा गया है, और इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी कहानियाँ भी कमोबेश उनके उपन्यासों की तरह मध्य वर्ग पर केंद्रित हैं। उनकी पहली कहानी रमज़ान में मौत, रमज़ान महीने में असद मियाँ जो है, जिनका जीवन इस तरह का हो गया है कि वो लगभग एकाकी हो गए हैं। न उनकी पत्नी, न उनके भाई, न उनके रिश्तेदार अब ऊब चुके हैं उनसे, और एक तरह से ऊब चुके हैं, और उनसे एक तरह का विलगाव, एक तरह का अलगाव उनका हो गया है। और उस अकेलेपन का जो जीवन है, उस जीवन को असद मियाँ के माध्यम से पेश किया गया है। असद मियाँ लगता है सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब असद मियाँ जो है उनकी मृत्यु हो और हम सबको मुक्ति मिले। तो लेकिन वो ऐसे मौके आते हैं, लेकिन वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से असद मियाँ और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके